वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे इंसिडेंटली डिटेक्टेड हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में। इंसिडेंटली डिटेक्शन का मतलब होता है कि आपको हेपेटाइटिस बी वायरस से रिलेटेड कोई सिम्टम्स नहीं है, आप कंप्लीटली एसिम्टोमेटिक हो, कोई लक्षण नहीं है, लेकिन आपका हेपेटाइटिस बी वायरस का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है, जिसका पता लगता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के टेस्ट से। अब ये किस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है? आप ब्लड डोनेशन के लिए जाते हो और ब्लड बैंक से आपको कॉल आता है कि आपके ब्लड में हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है, या आप प्रेग्नेंट फीमेल है, आप एंटीनेटल विजिट के लिए जाते हो, रूटीन एंटीनेटल विजिट में, और उसमें पता लगता है कि आपका हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन आपको है, आपका बी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा आप रूटीन ब्लड टेस्ट कराते हो और आपके लीवर फंक्शन टेस्ट में अब नॉर्मलिटी है और आप उसमें टेस्ट करते हो तो पता लगता है कि हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से ऐसा है, या आपको फैटी लीवर है, उसकी इवोल्यूशन के टाइम आपको पता लग सकता है कि आपको हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का इन्फेक्शन है। इसके अलावा आप इंटरनेशनल ट्रैवल या जॉब के लिए अप्लाई करते हो और उसके लिए जो है आपका टेस्ट कराया जाता है और उसमें पता लगता है कि हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है, या आपकी कोई सर्जरी होनी है जिसके लिए आप एडमिट होते हो और प्री ऑपरेटिव वर्कअप में पता लग सकता है कि आपको हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपको अभी हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हो और आपको बिल्कुल पता ना हो कि आपको इन्फेक्शन है? हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से जो क्रोनिक इन्फेक्शन होता है उसमें ज़्यादातर कोई सिम्टम नहीं होते हैं और पेशेंट को बहुत बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं होता है कि उसे हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपको हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन अब डिटेक्ट हो गया है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, इससे कोई जान को खतरा नहीं है एकदम से, और इसके अगेंस्ट हमारे पास इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आपको अपने फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है, जो कि टेस्ट कराएंगे ये देखने के लिए कि आपके हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन कितना है, जिसमें आपका टेस्ट किया जाएगा हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए के लेवल को, और आप में कितनी इन्फेक्टिविटी है जिसके लिए टेस्ट किया जाएगा हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन, और कि एक इसका रेप्लिकेशन मार्कर होता है। इसके अलावा ये टेस्ट किए जाएंगे कि क्या आपके लीवर को कोई डैमेज हुआ है, आपके लीवर में इन्फ्लेमेशन है, जिसके लिए आपके लीवर फंक्शन टेस्ट किए जाएंगे, जिसमें स्पेशली आएगा लीवर एंजाइम ALT और एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज। इसके अलावा टेस्ट किए जाएंगे ये देखने के लिए कि क्या आपके लीवर में इन्फेक्शन की वजह से कोई स्कारिंग या फाइब्रोसिस हो गई है। उसके लिए टेस्ट किए जाएंगे फाइब्रोस्कैन और अल्ट्रासाउंड। जिस बहुत सारे लोगों में डीएनए का लेवल जो है वो कम रहता है, हेपेटाइटिस बी वायरस के डीएनए का स्पेशली ये 2000 से कम होता है। लीवर में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं आती है टेस्ट में, लीवर फंक्शन टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लीवर में कोई स्कारिंग नहीं होती है अल्ट्रासाउंड और फाइब्रोस्कैन में। जो ऐसी अवस्था है इसे हम कैरियर स्टेज कहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों में इस कंडीशन में कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है, लेकिन हमें इन ऐसे पेशेंट्स को रेगुलर फॉलोअप में रखना पड़ता है। आज 3 से 6 महीने में इनके टेस्ट करने पड़ते हैं, ये देखने के लिए कि कोई लीवर में जो है इन्फ्लेमेशन या सूजन आनी शुरू तो नहीं होगी है। ऐसा इस सिचुएशन में हो सकता है कि अगर स्पॉन्टेनियसली वायरस जो है वो एक्टिवेट हो जाए अब किसी म्यूटेशन की वजह से, या आपकी इम्यूनिटी लोअर हो जाए, ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जो कि इम्यूनिटी लोअरिंग मेडिसिन है उसकी वजह से, जैसे कि आप एंटी कैंसर मेडिसिन आपकी शुरू होनी है, या जोड़ों के दर्द के लिए एंटी रोमेटिक मेडिसिन शुरू होनी है, या आपको स्टीरॉयड की दवाइयाँ चलनी है, या आपको जो कोई ऑटोइम्यून कंडीशन है उसके लिए जो मेडिसिन दी जाती है इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए, उनकी वजह से जो है ये इन्फेक्शन फ्लेयर हो सकता है। तो हमेशा ऐसी मेडिसिन शुरू करने से पहले आपने अपने डॉक्टर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट जिसके पास आप फॉलोअप करा रहे हैं उनके पास दिखाना है। कुछ लोगों में जो है शुरू में टेस्ट के दौरान ही ये पता लगता है कि हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए बहुत ज़्यादा है, स्पेशली 2000 से ज़्यादा है, और लीवर में इन्फ्लेमेशन आती है लीवर टेस्ट में, या जो हम फाइब्रोस्कैन करते हैं या अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें लीवर में स्कारिंग आती है। तो ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जो ट्रीटमेंट होता है इस कंडीशन में जो है वो डिजीज़ के प्रोग्रेशन को कम करता है। नहीं तो अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं इस अवस्था में, जिसे हम क्रोनिक हेपेटाइटिस की स्टेज कहते हैं, तो जो लीवर है वो डैमेज होके लीवर स्कारिंग या सिरोसिस हो सकता है, जो कि एक इरिवर्सिबल लीवर डिजीज़ होती है, जो कि फर्दर जो है वो लीवर फेलियर, जिसे हम लीवर डिकम्पनसेशन भी कहते हैं, और लीवर कैंसर का रूप ले सकती है। जब भी आपको पता लगता है कि आपको हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है, तो सबसे पहले आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके भी स्पाउस हैं, या वाइफ या हस्बैंड,
या आपके जो बच्चे हैं और आपके सिबलिंग्स जो आपके भाई बहन वगैरह हैं, उन सभी का हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का टेस्ट कराना है, ये देखने के लिए कि क्या उनमें इन्फेक्शन है कि नहीं है। और साथ ही आपको एंटी एचबीएस एंटीबॉडी लेवल जो कि शो करता है कि उन क्योर है हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट, तो उसका टेस्ट भी कराना है। तो ये दोनों टेस्ट हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन दोनों टेस्ट आपने करवाने हैं। अगर किसी भी परिवार में किसी भी व्यक्ति का हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आता है तो उसको फर्दर इवोल्यूशन की ज़रूरत है। अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपके जो फैमिली मेम्बर है उसका हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का टेस्ट नेगेटिव है और एंटीबॉडी जो है हेपेटाइटिस बी सरफेस के अगेंस्ट वो प्रोटेक्टिव लेवल में नहीं है, तो उनको वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है। अगर उनमें प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ इम्यूनिटी है, जिसका मतलब है कि जो एंटीबॉडी है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट वो 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से ज़्यादा है, तो उस अवस्था हमें उन्हें कोई वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो आपने प्रिकॉशंस लेनी है ताकि आपके हाउस होल्ड में इन्फेक्शन, आपके फैमिली मेम्बर्स में इन्फेक्शन ना हो, तो उसके लिए आपने जो है जो आपका स्पाउस है उसके साथ आपने बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जैसे कि कॉन्डम का यूज़ करना है जब तक कि आपके स्पाउस को एक प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो गए हैं। इसके अलावा आपने जो अपना रेज़र है, अपना जो टूथब्रश है और नेल क्लिपर है वो शेयर नहीं करना है। आपने कोई ब्लड डोनेशन नहीं करना है या ऑर्गन डोनेशन नहीं करना है। इसके अलावा जो कुछ मिसकंसेप्शंस है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इन्फेक्शन है वो साथ में बैठने से, साथ में खाना खाने से, गले लगाने से एक दूसरे को या किस करने से इनसे नहीं फैलता है और ना ही ये कोई कफिंग और स्नीजिंग के द्वारा फैलता है। आप नॉर्मली अपने घर पे जो है बातचीत कर सकते हो, साथ में बैठ के खाना खा सकते हो, इससे ये इन्फेक्शन नहीं फैलता है। हाँ, लेकिन ये जो इन्फेक्शन है वो ब्लड कंटैक्ट या सेक्सुअल रूट से फैल सकता है, तो जो मैंने आपको बातें बताई है उनका ध्यान रखना है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए। थैंक यू वेरी मच।